नमस्कार बच्चों, चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 13। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अध्याय 13 पढ़ने वाले हैं और इस अध्याय 13 का नाम है आपका खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन। अब तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो खाद होता है ना, खेतों में डालते हैं वाला खाद, फल हो गया, सब्जी हो गया, पेड़ पौधा हो गया, फसल हो गया, इन सभी में जो खाद डालते हैं, जिन खाद का उपयोग करते हैं, उनका उत्पादन कैसे होता है और उसका प्रबंधन कैसे करते हैं, यानी कि उस खाद को बनाते कैसे हैं और उस खाद की रख रखाव कैसे करते हैं, उसको कैसे किस किस जगह पे इकट्ठा करके रखा जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस पुस्तक में पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम अध्याय शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया है कृषि। अब देखिए, पाठ का नाम क्या है आपका? खाद्य उत्पादन। तो खाद्य कहाँ उपयोग होता है? कृषि के क्षेत्र में। तो इसीलिए सबसे पहले दिया है आपका कृषि, नाम दिया गया है। तो हाँ, ये हम कृषि के बारे में जानते हैं। चलिए पुस्तक में बढ़ते हैं, पुस्तक की तरफ ध्यान देते हैं। आप जानते हैं कि भोजन सभी जीवधारियों की मौलिक आवश्यकताओं में से एक है। मनुष्य सहित अधिकांश जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य भोजन प्राप्ति के लिए खेती करता रहा है। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किसी स्थान विशेष पर उगाए गए एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाना तथा उनसे उपज प्राप्त करना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भोजन जो है सभी जीवधारियों के क्या है? मौलिक आवश्यकताओं में से एक है। मतलब जो आपका भोजन है वो जितने भी जीवधारी हैं, है ना, जीव जंतु है, सजीव, उन सबका एक प्रमुख अंग है। अंग नहीं है, माफ कीजिएगा, उनका प्रमुख आवश्यकता है ना, ये जरूरत है। और इस जरूरत के बिना कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। भोजन के बिना मनुष्य के साथ साथ अन्य जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधे हो गया, है ना, वे सभी भी क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और प्राचीन काल से ही, मतलब पुराने समय से ही, मनुष्य भोजन प्राप्ति के लिए क्या करता रहा है? खेती करता रहा है। यानी कि कृषि करता है। किसके लिए? भोजन करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करता है? कृषि करता है। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किसी स्थान पर, विशेष स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के पौधों को क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। मतलब किसी निश्चित स्थान पर विशेष उद्देश्य के लिए, निश्चित उद्देश्य के लिए उगाए गए एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। और यदि वहां पे एक ही प्रकार का फसल नहीं होगा, है ना, अलग अलग प्रकार का होगा, कोई भी पेड़ पौधा उग जाएगा तो उसको हम फसल कहेंगे क्या? नहीं, है ना। तो जब किसी स्थान पर एक ही प्रकार के फसल को उगाया जाता है किसी उद्देश्य के लिए, तो इसको कहा जाता है फसल। ठीक है, विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाना तथा उनसे उपज प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। मतलब कृषि की परिभाषा क्या हो सकती है? अलग अलग प्रकार के फसलों को उगाना और उनसे उपज, यानी कि उनसे जो उत्पादन होता है उनको प्राप्त करना ही आपका कृषि कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया कृषि के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान संदर्भ में संबंधित व्यवसायों एवं क्रियाकलापों जैसे पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन आदि को कृषि में सम्मिलित कर लिया गया है। अब देखिए, पहले क्या होता था? सिर्फ धान की खेती, गेहूं की खेती, इसी को खेती कहा जाता था। लेकिन अब वर्तमान समय, मतलब आज के समय में, है ना, अनेक व्यवसाय और क्रियाकलापों को भी कृषि कहा जाता है। जैसे कि इनमें क्या क्या है? पशुपालन, यानी कि पशुओं को पालना भी कृषि कहलाता है। कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन भी आपका कृषि कहलाता है। मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन को भी कृषि में शामिल किया गया है। मधुमक्खी पालन को भी कृषि में शामिल कर लिया गया है। उसी तरीके से आपका मशरूम उत्पादन को भी कृषि में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अतः कृषि विज्ञान की परिभाषा इस तरह से दी जा सकती है: मानव उपयोगी विभिन्न फसलों तथा जंतुओं के अधिक मात्रा में उत्पादन एवं प्रबंधन के तकनीक को, है ना, तकनीकी ज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं। मतलब देखिए, कृषि में अब विज्ञान भी प्रवेश कर चुका है ना, और विज्ञान की सहायता से ही आज हर चीज को कृषि के माध्यम से किया जा सकता है और कृषि को भी सरलता से कर सकते हैं। किसके माध्यम से? विज्ञान के माध्यम से। खाद बनाना, अनेक मशीन बनाना किसके सहायता से होता है? तो विज्ञान की सहायता से होता है। तो कृषि और विज्ञान में भी क्या है? घनिष्ठ संबंध हो गया है ना। चलिए बढ़ते हैं, हमने जान लिया कृषि के बारे में। अब जानते हैं फसल। तो फसल क्या है? आप जानते हो, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के फसल को उगाते हैं किसी निश्चित स्थान पर, तो उसको कहते हैं फसल। तो अब फसलों के प्रकार देखते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं फसलों के प्रकार। तो फसलों के अलग अलग प्रकार होता है, जैसे कि आप जानते हो अलग अलग फसलों को अलग अलग जगह पर अलग अलग मौसम में बोया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के फसल होते हैं, इसलिए उनको अलग अलग प्रकार के ज़मीन पर और अलग अलग प्रकार के मौसम में बोया जाता है। तो चलिए जानते हैं फसलों के प्रकार। क्या सभी फसलें एक ही मौसम में मिलती है? देखिए, क्या सभी फसलें आपको एक ही मौसम में मिलती है? नहीं मिलती है। आपका अरहर हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, ये सब एक ही मौसम में मिलती है? नहीं। सबसे पहले हमको बरसात के मौसम में क्या बोते हैं? धान, ठीक है। उसके बाद ठंड के मौसम में गेहूं। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार के हो गए और अलग अलग मौसम में मिलते हैं, ठीक है। फसलों की बढ़ोतरी तथा उत्पादन को मिट्टी, वर्षा, प्रकाश, ताप आदि कारक प्रभावित करते हैं। मौसम के आधार पर फसलों को हम 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब जब क्या है? मौसम, ठीक है। तो मौसम के आधार पे हम फसल को कितने प्रकार में बांट सकते हैं? 3 प्रकार में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले दिया है आपका खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल और चौथा है तीसरा है जायद फसल, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम खरीफ फसल के बारे में, ठीक है। खरीफ फसल क्या है? तो आइए पढ़ते हैं पुस्तक में। इन फसलों के लिए अधिक पानी तथा अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। मतलब जो खरीफ फसल है उसको अधिक गर्मी और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, मतलब बरसात के मौसम में उगाया जाता है। इन फसलों को बोने का समय क्या होता है? मानसून के प्रारंभ अर्थात जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसका कटाई किया जाता है। हमारे प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसलें क्या है? धान, मक्का, मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा, गन्ना तथा कपास आदि खरीफ फसल है, जिनको क्या किया जाता है? बरसात के मौसम में बोते हैं और ठंड के मौसम में कटाई करते हैं। और इन फसलों को अधिक पानी और अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया आपका खरीफ फसल, ठीक है। तो अभी जो हमारा बरसात के मौसम में हम जितने भी फसल बोते हैं वे सब किस में आता है? खरीफ फसल में आता है, ठीक है। अब चलते हैं, उदाहरण याद रखिएगा। खरीफ फसल का क्या क्या रहेगा? धान, मक्का, ठीक है। धान, मक्का, मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा, गन्ना, ठीक है। गन्ना को भी अभी बोते हैं। और देखे हो ना जी, आपका दिवाली के 11 दिन बाद जो देव उठनी त्यौहार आता है उसमें काटा जाता है गन्ना। तो गन्ना भी आपका खरीफ फसल है, क्योंकि उसको बरसात में बोते हैं और उस 4 महीने में ठंड के मौसम में गन्ना हमारे लिए तैयार होकर आ जाता है। तो ये हो गया खरीफ फसल के उदाहरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है आपका रबी फसल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रबी फसल के बारे में। तो चलिए देखते हैं रबी फसल में क्या दिया है आपके लिए, ठीक है। इन फसलों को नमी व कम तापमान की आवश्यकता होती है। जो आपका खरीफ रबी फसल है उनको कैसा तापमान चाहिए होता है? कैसा वातावरण? तो कम से कम उसके लिए नमी हो, मतलब ज़्यादा पानी ना हो, केवल नमी, यानी कि नमी रहना चाहिए और तापमान भी कम रहना चाहिए। इन्हें शीत ऋतु में उगाया जाता है। मतलब इन्हें किस ऋतु में उगाते हैं? शीत ऋतु, यानी कि ठंड के मौसम में उगाते हैं, बरसात के मौसम के तुरंत बाद। और इन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको कटाई किया जाता है, ठीक है। हमारे प्रदेश में मुख्य रबी फसलें क्या क्या है? तो गेहूँ, ठीक है, चना, सरसों, तिवरा, मसूर, अरहर, कुल्थी, अलसी, कुसुम आदि है ना। मतलब देखिए जो आप यहाँ पे जितने भी हम फसल देख रहे हैं, गेहूं हो गया, चना, सरसों, तिल, मसूर, अरहर, कुल्थी, अलसी, कुसुम आदि, तो ये सब कैसे पौधे हैं? कैसे फसल है? रबी फसल है। और इनको कब बोते हैं? कब बोते हैं जी? तो बरसात के मौसम के बाद ठंड के मौसम में इसको बोया जाता है, ठीक है। तो यह है आपका रबी फसल, जिसको बिल्कुल नमी की आवश्यकता होती है और कम तापमान की भी आवश्यकता होती है ना। तो ये हो गया आपका रबी फसल। अब देखते हैं तीसरा है आपका जायद फसल, ठीक है। जायद फसल, कुछ फसलों की पैदावार शुष्क जलवायु में अच्छी होती है। मतलब शुष्क जलवायु मतलब ठंडे, थोड़ा सा अलग जलवायु होता है, उसमें अच्छी होती है। इन्हें प्रायः दिसंबर से फरवरी महीने में बोया जाता है ना। और इन्हें कब बोते हैं? दिसंबर से लेकर फरवरी महीने तक भी बोया जा सकता है और मार्च से लेकर मई महीने तक इनकी फसलें तैयार हो जाती है। जैसे कि आपका खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी, सूरजमुखी, मूंगफली आदि जायद फसलें हैं, जिनको कब बोया जाता है? दिसंबर से फरवरी तक। मतलब दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, 3 महीने तक हम इसको बो सकते हैं और 3 महीने तक हम इसको कटाई कर सकते हैं, जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई, है ना। यदि हम देर से बोएंगे तो देर से उसको काट सकते हैं। तो ये हो गया आपका जायद फसलें,
जिसमें क्या क्या आता है आपका, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, सूरजमुखी, मूंगफली आदि ये जायद फसलें हैं। तो ये हो गया आपका फसलों के प्रकार कौन कौन से। सबसे पहले खरीफ फसल है ना, उसके बाद रबी फसल और तीसरा है जायद फसल। खरीफ फसल को कब बोते हैं, तो खरीफ फसल को बरसात के मौसम में बोते हैं, है ना। उसके लिए उदाहरण क्या क्या है, धान, मक्का, मूंग आदि ये है खरीफ फसल, और गन्ना भी आता है। उसी तरह से रबी फसल जिसको कब बोते हैं, ठंड के मौसम में, और इसका उदाहरण क्या क्या है, गेहूँ है ना, गेहूँ, चना, मसूर आदि खरीफ फसल है, और सरसों भी है। और जायद फसलें में क्या है, क्या क्या है, तो जायद फसलें में खरबूज, तरबूज, ककड़ी, सूरजमुखी, मूंगफली आदि जायद फसलें हैं, और इन्हें दिसंबर से फरवरी में बोया जाता है और मार्च से मई महीने में इसकी कटाई की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया फसलों के प्रकार। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कृषि पद्धतियाँ। अब पढ़ेंगे हम कृषि पद्धति के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब कृषि की कौन कौन सी पद्धति होती है, यानी कि सिस्टम कौन कौन सा होता है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रत्येक किसान का लक्ष्य होता है कि वे उपलब्ध भूमि पर फसलों का अधिकतम उत्पादन करे, है ना। हर किसान यही सोचता है कि वह एक अच्छे भूमि पर अच्छी फसल को उत्पादन करे। कोई एक किसान यह सोचता है क्या कि हम कम उत्पादन करें, बिल्कुल कोई भी किसान यह नहीं सोचता है। हर किसान यही चाहता है कि हम अच्छे भूमि पर अच्छे उत्पादन करें और अधिक से अधिक उत्पादन करें, मतलब हमारा फसल कैसा हो, अच्छा हो करके हर किसान सोचता है। इसके लिए वे विभिन्न तैयारियां तथा क्रियाकलाप करते हैं, है ना। और जो आपके क्या है जी, किसान है वे अलग अलग तैयारी करते हैं, किसके लिए, कृषि कार्य के लिए। ठीक है, इन्हें सम्मिलित रूप से कृषि पद्धतियां कहते हैं। फसल उत्पादन के दौरान ये पद्धतियां एक निश्चित चरणबद्ध क्रम में अपनाई जाती है, जो फसल बोने की तैयारी से उसके पकने तक के समय तक चलती है। मतलब किसान क्या होता है, एक बार फसल बोने के बाद उसके लिए अलग अलग तैयारी करते रहता है, मतलब उसके पकने तक उसको उसका रक्षा करता है और उसको तैयार करता है ताकि फसल कैसा हो, अच्छा हो, है ना। उत्पाद की कटाई कर उसका भंडारण भी इसके अंतर्गत ही किया जाता है। आइए अब हम इन कृषि पद्धतियों का अध्ययन करें। तो सबसे पहले कृषि करने के लिए क्या होता है, भूमि का चयन करते हैं। किसी भी भूमि में हम क्या कर सकते, खेती कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम किसी भी भूमि पर जाएंगे, किसी भी खेत में, किसी भी जमीन पर, और वहाँ हम खेती कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। हम पहले क्या देखेंगे, क्या भूमि कैसा है, उसकी मिट्टी कैसी, इसका हम पहले चयन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला है आपका भूमि का चयन। कृषि करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, भूमि का चयन करते हैं। ठीक है, किसान अपनी फसल के भरपूर उत्पादन के लिए ऐसी उपयुक्त भूमि का चयन करता है जिसमें बीज आसानी से अंकुरित होकर वृद्धि कर सके तथा उन्हें आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व, पानी एवं वायु मिल सके, है ना। जो किसान कैसा भूमि का चयन करता है, तो ऐसा भूमि जो उत्पादन के लिए अच्छी हो, है ना, उसकी मिट्टी बहुत अच्छी हो और जिसमें बीज जो है जल्दी से अंकुरित होकर जल्दी से जड़ बना सके और छोटा सा पौधा बन जाए और उसके बाद अच्छे से वृद्धि करे और अधिक मात्रा में उसको क्या मिले, पौधे को पूर्ण रूप से पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिले, पानी मिले और हवा भी मिले, वायु भी मिले। ऐसी भूमि का चयन किसान करता है अपनी कृषि कार्य के लिए। ठीक है, अब देखते हैं भूमि अथवा मिट्टी की तैयारी। अब भूमि का चयन कर लिए तो अब मिट्टी को हम तैयार भी करेंगे। ठीक है, कृषि करने के लिए तो भूमि की तैयारी के पहले चरण में खेत की जोताई की जाती है। किसकी की जाती है, मिट्टी की क्या की जाती है, पहले जोताई करते हैं। इसके लिए पारंपरिक देसी हल अथवा मिट्टी पलट हल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ना। जोताई करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ये आपका ये हल हो गया देसी हल, और ये आपका हो गया मिट्टी पलट हल। मतलब ये क्या करता है, मिट्टी को पलट देता है ना, जोताई करने के साथ साथ। तो इन दोनों यंत्रों का उपयोग करते हैं मिट्टी को जोताई करने के लिए। ठीक है, अब जो मिट्टी को चीर देता है, देसी हल क्या करता है, मिट्टी को चीर देता है, और मिट्टी पलट हल मिट्टी को चीरने के साथ साथ पलट भी देता है ना। धान की खेती के पश्चात रबी फसल के लिए खेत काफी कठोर हो जाता है, और धान की खेती करते हैं उसके बाद मिट्टी कैसे हो जाती है, बिल्कुल कठोर हो जाती है रबी फसल के लिए, है ना। जिसे तैयार करने के लिए पारंपरिक हल पर्याप्त नहीं होता, इसके लिए ट्रैक्टर अथवा पावर ट्रिलर चलित वल्टी कल्टीवेटर या रोटावेटर अथवा हैरो का उपयोग किया जाता है। और जैसे हम क्या करते हैं, धान की जैसे हम खेती करते हैं, फिर क्या हो जाता है, मिट्टी वहाँ का कड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है ना। तो उस मिट्टी को नरम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ट्रैक्टर वाला हल का उपयोग करते हैं या मशीन का उपयोग करते हैं, मशीन वाला हल का उपयोग करते हैं, ताकि वह अपने बल से
उस कठोर मिट्टी को नरम बना सके और हम उसमें चना, गेहूं, सरसों जैसे रबी फसल को बो सके, है ना। तो ये देखिए यहाँ चित्र में दिया गया है आपका, क्या क्या दिया है चित्र में, आपका चित्र में दिया है ये आपका, ये है कल्टीवेटर, जो वहाँ पे मिट्टी को क्या करता है, नरम करने का काम करता है। उसी तरह से आपका फाली हो गया, ये भी उसको नरम करने का काम करता है, ठीक है, ये वाला, है ना। तो ये दोनों मशीन बहुत उपयोगी है रबी फसल के लिए। तो ये क्या करता है, ये दोनों कठोर मिट्टी को बिल्कुल नरम कर देते हैं, ये भी, और ये भी कठोर मिट्टी को बिल्कुल नरम कर देता है, ताकि हम चना, गेहूं, सरसों जो भी बोएंगे वह बहुत अच्छे से हो सके और उसमें भी उत्पादन अच्छी हो। तो यह क्या करता है, उन पौधों को उगने के लिए, है ना, उन बीजों को उगने के लिए उस कठोर मिट्टी को नरम कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया जुताई, है ना। जुताई में ये हम अब जुताई क्यों करते हैं, जुताई से क्या लाभ होता है, इसको अब हम देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जुताई से लाभ, ठीक है। जो अचानक वीडियो बंद हो गया था तो इसलिए लगातार वीडियो है ना। तो चलिए हम अब जुताई जो करते हैं मिट्टी से, तो जुताई किस लिए करते हैं इसको भी हम देखते हैं। तो देखिए मिट्टी क्या हो जाती है जुताई करने से, भुरभुरी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा भुरभुरी हो जाती है, मतलब नरम हो जाता है, और जिससे उसमें वायु संचार और जल धारण क्षमता बढ़ती है और फलस्वरूप जड़ें आसानी से वृद्धि करती है ना। तो क्या होता है, मिट्टी भुरभुरी होने से उसमें जल धारण बढ़ता है, मतलब जल को रोक के रखता है, और कठोर मिट्टी भुरभुरी हो जाने से उसमें वायु भी अच्छे से प्रवेश करता है। ये होता है जुताई से लाभ। दूसरा लाभ दिया है जुताई करने से, मिट्टी की घास फूस तथा काटी गई फसल के अवशेष मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। मिट्टी की घास फूस तथा काटी गई फसल, ठीक है, मिट्टी के जो घास फूस होते हैं और जो फसल काटे होते हैं, तो जिसको क्या बचता है, अवशेष बचा होता है ना। जैसे हम धान काटते हैं तो नीचे में कुछ छोड़ते हैं ना, छोटा छोटा उसका और पौधे को, तो वही अवशेष क्या हो जाता है, जुताई करते समय मिट्टी में मिल जाते हैं और क्या बन जाते हैं, खाद बन जाते हैं। मतलब जैसे ही गिल्ला होता है जुताई करते हैं तो अंदर में सड़ जाता है और सड़ने के बाद खाद बन जाता है। अब तीसरा दिया है, रोग उत्पन्न करने वाले कीड़े, इल्लियाँ, अंडे बाहर आ जाते हैं, और जो रोग उत्पन्न करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं, वे अंडे, कीड़े और इल्लियाँ क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और धूप के असर से, मतलब सूर्य के प्रकाश में तप कर मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए चौथा लाभ, है ना, जुताई से चौथा लाभ क्या है, कृषि मित्र माने जाने वाले कृमि, केंचुआ, जीवाणुओं तथा फफूंदों की वृद्धि में मदद मिलती है, जिससे भूमि का उपजाऊपन बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे भूमि का उपजाऊपन बढ़ जाता है ना। पांचवा दिया है, जुताई के पूर्व खेत में डाले गए खाद एवं उर्वरकों का समान रूप से फैलाव हो जाता है। अब क्या करते हैं हम, जैसी जुताई नहीं किए रहते हैं तो उसमें हम क्या लिख के डाल देते हैं, खाद वगैरह ले जाकर डाल देते हैं, और वो अच्छे से नहीं फैल पाता है। तो जब हम जुताई करते हैं तो जो हम खाद डालते हैं वह खाद पूरी तरह, मतलब चारों तरफ खेत में बराबर बराबर फैल जाता है। तो ये भी फायदा होता है खाद को फैलाने के लिए जुताई करने से, ठीक है। जुताई से खेत की मिट्टी में बड़े बड़े ढेले निकल जाते हैं, है ना, बड़े बड़े ढेले निकल आते हैं मिट्टी के। बीज बोने तथा सिंचाई के लिए इन ढेलों को तोड़कर समतल करना आवश्यक है, और जैसे ही बड़े बड़े ढेले निकल जाते हैं मिट्टी के तो इनको करना क्या जरूरी है, छोटा छोटा करना जरूरी है ना, ताकि कृषि कार्य के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, मिट्टी को छोटे छोटे टुकड़े में बांटने के लिए क्या करते हैं जी, इस कार्य के लिए लकड़ी का पटला अथवा सुहागा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये आपका पटला या सुहागा है, जो क्या करता है, मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। जैसे कि मिट्टी का बड़ा बड़ा टुकड़ा है तो उसके क्या करता है कि बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे बांट देता है, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, तोड़ देता है, जिससे खेत में चलने में भी कोई परेशानी नहीं होती और कृषि कार्य करने में भी कोई परेशानी नहीं होती और फसल भी अच्छा होता है। तो ये क्या करता है, बड़े बड़े ढेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, तोड़ देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, है ना। अब चलिए कल पढ़ेंगे बाकी, है ना। चलिए अब हम कल आगे अगला क्लास इसका लेंगे। इसमें हम देखेंगे बीजों का चयन या बीजोपचार, है ना। मतलब अब कृषि, अब भूमि क्या कर ली, भूमि चयन कर लिए, भूमि की जुताई कर लिए, अब जुताई करने के बाद क्या करेंगे, हमको बुआई भी करना है। तो बुआई करने से पहले हम बीजों का चयन करेंगे, बीज अच्छी होना चाहिए। ये सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।